Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 21 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम चैप्टर नंबर 3 सेक्शन नंबर 3.1 सीक्वेंस एंड देयर लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सीक्वेंसेस के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। इस सेक्शन में भी हम सीक्वेंस और इनकी लिमिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सेट एस पर सीक्वेंस एज अ फंक्शन के तौर पर कंसीडर की जाती है, जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और जो रेंज होती है वो सबसेट ऑफ सेट एस। जिस तरह हम फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल f is a function from set x to set y। यहाँ पर जो set x है वो डोमेन सेट को शो कर रहा है और जो set y है ये रेंज सेट को शो कर रहा है। इस तरह जो सीक्वेंस होती है वो भी एक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल x is a sequence, यानी x is a function from set of नेचुरल नंबर्स टू सेट एस। अब इस सीक्वेंस की जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और जो रेंज होगी वो सेट एस होगा या सबसेट ऑफ एस, यानी जो रेंज होगी वो सबसेट ऑफ एस होगी। बट इन दिस चैप्टर वी विल कंसर्न विद सीक्वेंस इन रियल नंबर्स। लेकिन इस चैप्टर में हम सेट एस की जगह रियल नंबर्स में सीक्वेंस को स्टडी करेंगे, यानी रियल सीक्वेंस को स्टडी करेंगे। यहाँ पर रियल सीक्वेंस के लिए भी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगे और जो रेंज होगी वो ये यानी रियल नंबर्स का ही सेट होगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स या सीक्वेंस इन आर, बिकॉज जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है इसमें ही हम सीक्वेंस को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंस क्या होगी? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अब ये भी एक फंक्शन होगा ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और जिसकी रेंज क्या होगी वो सेट आर के अंदर कंटेन करेगी, या रेंज सेट क्या होगा? सबसेट ऑफ आर होगा। या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज अ फंक्शन ऑन सेट एन whose range is contained in set R of real numbers. In other words, अब इस डेफिनेशन का दूसरा मीनिंग क्या है कि a sequence in R assigned to each natural number a unique real number। इस तरह हम फंक्शन को एज अ मैपिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई हमारे पास सेट x है और ये हम कोई सेट y ले लेते हैं और सेट x में फॉर एग्जांपल 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। अब जो 1 होगा, फॉर एग्जांपल ये रेंज सेट में 1 को मैप करता है, 2 4 को मैप करता है, 3 9 को मैप करता है। लेकिन अब ये जो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, ये क्या है? यूनिक नंबर्स हैं रेंज सेट में। अब जो डोमेन सेट के एलिमेंट्स हैं ये यूनिक नंबर को ही असाइन हो रहे हैं। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं कि हर एक डोमेन के एलिमेंट के लिए यूनिक नंबर क्या कर रहे हैं? असाइन कर रहे हैं। तो जो सीक्वेंस होती है ये भी क्या करती है? एज अ असाइनमेंट होती है। ये भी क्या करती है कि हर एक नेचुरल नंबर को यूनिक नंबर असाइन करती है, यूनिक रियल नंबर असाइन करती है। ठीक है, यानी हर जो एक नेचुरल नंबर होगा ये यूनिक रियल नंबर पर ही मैप करेगा। तो सीक्वेंस भी एज अ फंक्शन के तौर पर ट्रीट करते हैं। इफ x इज अ सीक्वेंस फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, वैल्यू ऑफ x, सीक्वेंस की वैल्यू एट n, n क्या है? यहाँ से नेचुरल नंबर, इज डिनोटेड बाय xn। तो
एक्स एन को हम क्या कहते हैं, इन वैल्यूज को टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक सीक्वेंस डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स इज अ सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस है फॉर एग्जांपल -1 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब इस सीक्वेंस की अगर हम वैल्यूज देखें या टर्म्स देखें, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1 पर, तो x1 हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट? वो हमारे पास क्या आएगा? -1 आएगा। तो -1 क्या है? इसकी पहली टर्म है, यानी x1, यानी n इज इक्वल टू 1 पर सीक्वेंस की वैल्यू क्या आती है? x1 आता है, और ये क्या आता है? -1। जब आप n यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये -1 की पावर 1, ये मिलेगा हमें -1। तो अब यहाँ पर जो xn है स्टूडेंट, यहाँ पर n जो डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो सो ऑन। तो ये सारी x1, x2, x3, x4 ये क्या आएंगी? टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आएंगी। इनको हम क्या कहेंगे? टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। जिस तरह ये x1 है, ये हमें क्या मिलता है? -1 मिलता है। अब ये सेकंड टर्म है x2, इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म हमें क्या मिलेगी? वो 1 मिलेगी। इस तरह इसकी थर्ड टर्म x3, थर्ड टर्म हमें मिलेगी ये -1। इसी तरह इसकी फोर्थ टर्म क्या मिलेगी हमें? फोर्थ टर्म हमें मिलेगी +1। तो ये हमें टर्म्स मिलती जाएंगी, और ये आप देखें ये ऑर्डर में होंगी। देखें हम x1 क्या आता है? -1 ही आता है, यानी x1 को हम 1 तो नहीं लिख सकते, तो ये क्या आ रही है? एक ऑर्डर में आएंगी। ये पहले -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर -1 आएगा, अप टू सो ऑन। ये क्या होंगी? सारी की सारी टर्म्स क्या होंगी? सीक्वेंस में होंगी। यानी x2 की जगह हम -1 तो नहीं लिख सकते, x2 तो हमारे पास 1 ही आता है, तो ये एक ऑर्डर में होंगी। लेकिन इसका जो रेंज सेट होगा, रेंज सेट हमारे पास इसका क्या आता है? देखिए -1 व 1 ही आता है, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो इसका जो रेंज सेट होगा यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या आता है? -1 व 1। अब ये रेंज सेट स्टूडेंट्स ऑर्डर में नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 व -1, ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेट भी इक्वल है और ये सेट भी दोनों आपस में इक्वल है। तो जो रेंज सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, जो सीक्वेंस की रेंज है इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन जो टर्म्स हैं ये क्या होती हैं? ऑर्डर में होती हैं। ये जिस तरह ये -1 है, उसके बाद 1 है, फिर -1 है, फिर 1 है, यानी हम x1 को 1 नहीं रख सकते, x1 क्या आता है? ये -1 ही आता है। तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है टर्म्स में, लेकिन जो रेंज होती है, जो रेंज सेट होता है, वहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आप -1 व 1 की जगह आप 1 व -1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि वी विल डिनोट दिस सीक्वेंस बाय नोटेशंस। तो ये डिफरेंट नोटेशंस हैं सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए। तो कैपिटल एक्स भी आप लिख सकते हैं सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए। इस तरह मैंने ये सीक्वेंस लिखी है, तो इसको मैंने कैपिटल एक्स कहा है। इस तरह आप ये इस मेथड से भी सीक्वेंस को डिनोट कर सकते हैं, आप इस नोटेशन से भी सीक्वेंस को डिनोट कर सकते हैं। ये 3 डिफरेंट नोटेशंस हैं सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए। नेक्स्ट है वी यूज पैरेंथेसिस, यानी ये जो ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं, ये वाले ब्रैकेट्स, ये क्या करती हैं? टू एम्फसाइज दैट द ऑर्डरिंग इंड्यूस्ड बाय नेचुरल ऑर्डर ऑफ n इज अ मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस। जो देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये भी एक ऑर्डर सेट है। इसमें पहले क्या आता है? 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, ये एक ऑर्डर में नंबर्स आते हैं, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है। हम 1 के बाद 5 तो नहीं लिख सकते ना स्टूडेंट्स, 1 के बाद हमने 2 ही लिखना है अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिख रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
ठीक है। अगर आपको ये सेट लिखने के लिए कहा जाए तो आप 1 के अलावा 1 के बाद 2 ही लिखेंगे। 1 के बाद आप 3 तो नहीं लिखते, ना ही 4 लिखते हैं, ना ही 5 लिखते हैं। 4 के बाद ही 5 आता है। पहले आप 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, इस तरह अप टू सो ऑन। तो ये जो आप सेट बनाएंगे ये सेट होगा किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ, अब जो ऑर्डरिंग हमारे पास है, प्रॉपर्टी ऑफ है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो ये है कि जो सीक्वेंस होती है उसकी इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स क्या होती हैं, ऑर्डर में होती हैं। इस तरह आपको मैंने प्रीवियस अभी बता दिया है, जो टर्म्स होंगी वो ऑर्डर में होंगी, लेकिन जो सेट ऑफ वैल्यूज होंगे, यानी जो हमें वैल्यूज का सेट मिलेगा, यानी जो रेंज सेट मिलेगा, अब ये क्या शो कर रहा है, रेंज सेट को शो कर रहा है। इन रेंज ऑफ सीक्वेंस दैट आर नॉट ऑर्डर, जो रेंज सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन जो टर्म्स हैं उसमें ऑर्डर मैटर करता है। जिस तरह आपको मैंने प्रीवियस अभी बताया है कि जो हमने ये अब सीक्वेंस ली थी, ये वाली सीक्वेंस हमने प्रीवियस ये भी सीक्वेंस ली थी कि -1 की पावर n, n बिलोंग्स टू n। अब इसमें क्या है, इन्फिनेटली मैनी टर्म्स बिटवीन -1 एंड 1, वेयर एज सेट ऑफ वैल्यूज, ये हमारे पास क्या आता है, रेंज सेट, ये हमारे पास आता है इसका -1 वो 1 विच हैज ओनली 2 एलिमेंट्स। तो आप इसको डिफरेंट तरीकों से भी लिख सकते हैं। इस तरह ये स्टूडेंट्स -1 वो 1 था, तो आप 1 वो -1 भी लिख सकते हैं। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करती रेंज सेट, लेकिन जो हमारे पास टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऑर्डर, उसमें ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, वो ऑर्डर क्यों मैटर करता है, बिकॉज ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इसमें भी क्या होती है, ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कि आप जिस तरह हमें x1 मिला था -1, ये फर्स्ट टर्म हमें -1 ही मिलती है इसकी, इस सीक्वेंस की। इसके अलावा हम x1 को 1 तो नहीं लिख सकते। ठीक है, ये नहीं लिख सकते, यानी हम 1 नहीं लिख सकते से फर्स्ट टर्म को। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आती है, ये -1 ही आती है, तो ये ऑर्डर इसमें मैटर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, सीक्वेंसेस आर ऑफन डिफाइंड बाय गिविंग अ फार्मूला फॉर एन टर्म। ठीक है, इस तरह ये हमने x विच इज इक्वल टू -1 की पावर n, ठीक है, इसका nth फार्मूला है। ठीक है, इसका यानी हमने nth फार्मूला लिखा है। इसमें अगर आप n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमें इस सीक्वेंस की टर्म मिलती जाएंगी। ठीक है, मिलती जाएंगी, हमें -1 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर -1 मिलेगा, फिर 1 अप टू सो ऑन। तो इन सीक्वेंसेस को स्टूडेंट, इन टर्म्स को हमने इन जनरल फार्मूला लिखा है, या आप कह लें nth टर्म, यानी इसका हमने फार्मूला लिख लिया -1 की पावर n। तो सीक्वेंसेस आर ऑफन डिफाइंड बाय गिविंग अ फार्मूला फॉर nth term xn. Frequently, it is convenient to list the terms of sequences in order. या आप इस तरह, ये हमने जो ऑर्डर में लिखी थी टर्म्स, इस तरह भी आप सीक्वेंस को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं सीक्वेंस को लिखने के। तो मोस्टली हम स्टूडेंट्स सीक्वेंस को उसकी जनरल फार्मूला या nth टर्म के ज़रिए डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर एग्जांपल, अब ये हमें सीक्वेंस गिवन है, अब यहाँ पर हमें इसकी टर्म्स लिखी हुई हैं। तो ये सीक्वेंस कौन सी है, इवन नंबर्स की रेसिप्रोकल की सीक्वेंस है। देखिए, अब ये जो 1/2 है ये 2 का रेसिप्रोकल है, 1/4 ये 4 का रेसिप्रोकल है, और 6 क्या है, 6 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/6 है। तो ये हमें सीक्वेंस गिवन है इवन नंबर्स की रेसिप्रोकल की। तो अगर हम इसको जनरल फार्मूला में लिखें तो ये क्या आता है, x इज इक्वल टू 1/2n, यानी ये क्या है, इसका nth टर्म है 1/2n। तो यानी n यहाँ से कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। यानी जो भी आप सीक्वेंस डिफाइन करेंगे
उसकी डोमेन हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही होंगे। तो यहाँ पर अगर आप n 1 पुट करें तो ये क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म बन जाएगी। अगर आप n 2 पुट करेंगे तो ये 1/4 बन जाएगा, ये सेकंड टर्म बन जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर n 3 पुट करेंगे तो ये 1/6 बन जाएगा। तो ये इसका n टर्म का फार्मूला है। तो हम मोस्टली जो हमारे पास क्या होता है सेटिस्फैक्ट्री मेथड होता है वो क्या होता है जनरल फार्मूला, ठीक है, कि हम मोस्टली जो सीक्वेंस को उसके जनरल फार्मूले के जरिए ही लिखते हैं। एक और वे है कि इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म को डिफाइन कर लेते हैं और बाकी टर्म्स के लिए हम जनरल फार्मूला क्या करते हैं ड्राइव कर लेते हैं। यानी यहाँ पर जो ये मेथड बताया जा रहा है इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमें सीक्वेंस गिवन हो उसकी हम पहली टर्म बना लेते हैं और बाकी टर्म्स के लिए जो भी बाकी टर्म्स आती हैं x2 x3, ठीक है, अप टू सो ऑन, इन टर्म्स के लिए x2 x3 x4 अप टू सो ऑन, इन टर्म्स के लिए हम जनरल फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है, जनरल फार्मूला, और पहली टर्म डिफाइन कर लेते हैं और इसकी बाकी टर्म्स के लिए एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं इंडक्टिवली मेथड कहते हैं। बाज़ औक़ात हम ये मेथड भी यूज करते हैं और हम मोस्टली हम जनरल फार्मूला का ही मेथड यूज करते हैं कि हम सीक्वेंस को उसके जनरल फार्मूले के जरिए ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि इफ b बिलोंग्स टू r द सीक्वेंस b। अब यहाँ पर ये सीक्वेंस है, यहाँ पर ये भी b है, फर्स्ट टर्म में b है, सेकंड टर्म में b है, थर्ड टर्म में b है, अप टू सो ऑन, ऑल ऑफ whose terms इक्वल टू b। तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर b की जगह 1 आ जाए तो ये बन जाएगी सीक्वेंस, यानी 1 1 अप टू सो ऑन। तो अब ये क्या है कांस्टेंट सीक्वेंस ऑफ 1 है, ये 1 की कांस्टेंट सीक्वेंस है। इस तरह अगर b की जगह 0 आ जाए तो ये क्या बन जाएगी 0 की कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगी, ये 0 जिसकी सारी टर्म्स क्या होंगी 0 0 होंगी। तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस होगी, यानी इसमें सारी टर्म 0 हैं और ये जो है अब ये जो सीक्वेंस है ये इसमें सारी कांस्टेंट जो टर्म्स हैं वो 1 है, यानी ये 1 की यानी जो 1 है ये कांस्टेंट नंबर है, ये इसकी सीक्वेंस है और जो नीचे वाली है ये क्या है 0 की सीक्वेंस। इससे नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास एक ये एग्जांपल दी गई है। अब इस एग्जांपल में देखें तो इफ b बिलोंग्स टू r देन कैपिटल B विच इज इक्वल टू b की पावर n। अब यहाँ पर अगर आप n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें तो हमें ये सीक्वेंस मिलेगी b विच इज इक्वल टू b की पावर 1 और b की पावर 2 और b की पावर 3 अप टू सो ऑन। ये हमें स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर b की पार्टिकुलर वैल्यू रख लें, फॉर एग्जांपल b इज इक्वल टू 1/2 रखते हैं तो हमें ये स्टूडेंट सीक्वेंस मिलेगी 1/2 की पावर n, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ b को मैं लिख रहा हूँ 1/2 लिख रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर मैं b की वैल्यू 1/2 पुट करता हूँ तो मुझे ये सीक्वेंस मिलेगी 1/2 की पावर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये किसकी इक्वल होगा, देखिए अगर आप n को 1 रखते हैं तो ये 1/2 बनेगी, अगर आप n को 2 रखते हैं तो ये बन जाएगा 1/4, अगर आप n को 3 रखते हैं तो ये बन जाएगा 1/6 अप टू सो। देखिए अगर आप इसमें 1/2 पुट करता हूँ, देखें पहली क्या टर्म आ जाएगी 1/2 बनेगी, सेकेंड टर्म बनेगी 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4, थर्ड टर्म बनेगी 1/2 का क्यूब, ये बन जाएगा 1/2 की पावर 3, ये मेरे में मिलेगा 1/8। इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारे पास है 1/2 डॉट 1/2 डॉट 1/2। देखें ये क्या बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 2 1/8। तो ये हमें इस तरह स्टूडेंट्स की ये थर्ड टर्म मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आना था 1/8, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी जब हम 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है वो 8 की।
यानी पहली टर्म बनेगी 1/2 वाओ, सेकंड टर्म बनेगी 1/4, थर्ड टर्म बनेगी 1/8, इस तरह फोर्थ टर्म मिलेगी यानी ये बनेगी 1/2 की पावर 4, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 16। तो इसकी फोर्थ टर्म बनेगी 1/16, इस तरह अप टू सॉन्ग। ठीक है, देन वी ऑब्टेन द सीक्वेंस एज। अब ये सीक्वेंस यहाँ पर हमने b को पार्टिकुलर वैल्यू रख ली थी, अगर आप b कोई और रख लें, 2 रख लें सिंपल, b जब आप सिंपल 2 रख लें तो उस सूरत में स्टूडेंट्स अब ये क्या बन जाएगा, पहली टर्म 2 बनेगी, सेकंड टर्म क्या बनेगी 2 की पावर 2 4 बन जाएगा, थर्ड टर्म बनेगी 2 की पावर 3 बनेगी। ठीक है, ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 8 बन जाएगा, इस तरह फिर 16 आ जाएगा अप टू सॉन्ग। तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगी, एक ये भी सीक्वेंस बन जाएगी जब आप पार्टिकुलर n को क्या रखते हैं, सॉरी b को क्या रखते हैं 2 रखते हैं। इस तरह अगर यहाँ पर अगर आप b की पावर b को आप अगर 1/2 रखते हैं तो हमें ये सीक्वेंस मिलती है। तो ये इसका क्या है, nth टर्म का फार्मूला है 1/2 की पावर n। नेक्स्ट है थर्ड एग्जांपल, द सीक्वेंस ऑफ 2n n belongs to n of even natural numbers can be defined inductively as। अब इस सीक्वेंस को, ये क्या स्टूडेंट्स, इवन नंबर्स की सीक्वेंस है। यहाँ पर अगर हम n को 1 रखते हैं तो हमें 2 मिलता है, अगर आप 2 रखते हैं तो हमें 4 मिलता है, यानी क्या मिलेगा 2 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा अप टू सो ऑन। ये क्या स्टूडेंट्स, इवन नंबर्स की सीक्वेंस है। अब इसको हम इंडक्टिवली कैसे लिख सकते हैं, जो हमने प्रीवियस वीक देखा है मैथड इंडक्टिवली, कि हम पहली टर्म को डिफाइन कर लेते हैं। तो देखें इसकी पहली टर्म क्या आएगी 2 आएगी, और बाकी टर्म्स के लिए हम क्या करते हैं, इसका जनरल फार्मूला डिफाइन कर लेते हैं, या nth यानी फार्मूला डिफाइन कर लेते हैं। देखें यहाँ पर ये हमने बाकी जनरल फार्मूला यानी बाकी टर्म्स के लिए हमने जनरल फार्मूला ये डिफाइन कर लिया है कि xn+1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस xn। देखें फर्स्ट टर्म तो आ चुकी है, अगर हम इसकी सेकंड टर्म बनाए तो सेकंड टर्म क्या बनती है, इसकी 4 बनती है, तो 4 हम यहाँ पर देखते हैं इसकी सेकंड टर्म, तो ये बन जाएगा x1, यानी जब आप n को 1 रखेंगे, जब आप n यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगी x2 बनेगा। तो यहाँ पर आप 2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा x1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स x2 इसकी सेकंड टर्म, तो ये बन जाएगा 2 प्लस x1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो 2 प्लस 2 ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। देखें इसकी सेकंड टर्म क्या बन रही है 4 बन रही है, ये देखें 4। तो इस तरह ये हमने पहली टर्म को डिफाइन कर लिया और बाकी टर्म्स के लिए हमने जनरल फार्मूला बना दिया। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिवली मेथड कहते हैं। अब इसकी फोर्थ एग्जांपल है द फेबोनिकी सीक्वेंस। तो इसके लिए भी हम इसको इंडक्टिवली ही डिफाइन करते हैं। जिस तरह देखें इसकी फर्स्ट टर्म है वो 1 है, इसकी सेकंड टर्म भी 1 है, यानी हमने ये दो टर्म्स इसकी डिफाइन कर ली और बाकी टर्म्स के लिए हमने एक जनरल फार्मूला डिफाइन कर लिया। तो इससे हमें स्टूडेंट्स जो सीक्वेंस मिलती है, इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, फाइबोनिकी सीक्वेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास इसमें टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, पहली टर्म भी 1 होती है, सेकंड टर्म भी 1 होती है, थर्ड टर्म 2 होती है, फोर्थ टर्म 3 होती है, फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या होती है, फिफ्थ होती है। ठीक है, उसके लिए ये जनरल फार्मूला है। इस जनरल फार्मूले के जरिए आप इसकी कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। इसमें n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल देन 2 है, बिकॉज फर्स्ट टू टर्म्स तो आ चुकी हैं, हम थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हैं। थर्ड टर्म क्या आती है इसकी, ये 2 आती है, तो देखें 2 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इसकी थर्ड टर्म बनाती है, यहाँ पर हम 2 रखेंगे n को, तो अगर आप n को 2 रखते हैं तो देखें ये क्या बन जाएगी, थर्ड टर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर 2 माइनस 1, यहाँ पर 1 आना है, और यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स हम क्या रख रहे हैं कि यहाँ पर 1 रख रहे हैं, सॉरी 1 माइनस 1 यहाँ पर 0 आना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाँ थर्ड अब आना है तो 2 रख रहे हैं, सॉरी 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 यहाँ पर 1 आना है, तो यहाँ पर 2 आना है। ठीक है, ये सेकंड टर्म यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म भी 1 है और सेकंड टर्म भी 1 है, तो देखें थर्ड टर्म क्या बन रही है, अब 2 बन रही है, 1 प्लस 1 2। इस तरह आप इसकी 4 टर्म भी बना सकते हैं,
5th टर्म भी बना सकते हैं, ठीक है, 6th टर्म भी बना सकते हैं। कोई भी अगर आप टर्म बनाना चाहें तो आप इस सीक्वेंस की टर्म बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये क्या है, इंडक्टिवली मेथड है। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस को स्टडी करने से पहले हम इन फिगर्स के बारे में देख लेते हैं ताकि हमें लिमिट ऑफ सीक्वेंस को पढ़ना आसान हो जाए। देखें यहाँ पर है कि एग्जाम्पल ऑफ अ सीक्वेंस विच कन्वर्ज टू लिमिट ए। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो ये डॉट्स हैं ये सीक्वेंस को शो कर रहे हैं और ये जो ए है ये इस सीक्वेंस की लिमिट है। देखिए आप ये देख सकते हैं कि ये सारे के सारे डॉट्स ये ए की तरफ ही जा रहे हैं, यानी ये ए को कन्वर्ज कर रहे हैं, ए की तरफ पहुंच रहे हैं। यानी एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस विच कन्वर्ज टू लिमिट ए, जो कि लिमिट ए को कन्वर्ज कर रहे हैं। सेकंड है regardless which epsilon is greater than 0, we have there is an index n naught so that the sequence lies afterward completely in the epsilon tube। देखिए ये epsilon neighborhood of a है, ठीक है। ये जो a हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये लिमिट पॉइंट है। ये क्या था, लिमिट पॉइंट था। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। इसमें क्या है कि अगर कोई हमें एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 गिवन हो तो उसके लिए हमारे पास एक n नॉट एग्जिस्ट करता है सच दैट यानी सीक्वेंस लाइज आफ्टरवर्ड कंप्लीटली इन द एप्सिलॉन ट्यूब। अब देखिए ये एप्सिलॉन ट्यूब है, यानी ये ए का स्टूडेंट हमारे पास क्या है, नेबरहुड है। यानी ए का नेबरहुड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, ये एप्सिलॉन ट्यूब भी आप कह सकते हैं, ए प्लस एप्सिलॉन, ए माइनस एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास एक ट्यूब बन चुकी है, ये देखें स्टूडेंट्स। तो यानी कुछ यानी टाइम के बाद जो सीक्वेंस है वो कम्प्लीटली इस ट्यूब के अंदर ही लाई कर रही है। ये भी कन्वर्जेंट की ही डेफिनेशन है। देखें ये हमें एक n नॉट मिल रहा है नंबर, ये कोई नेचुरल नंबर होता है स्टूडेंट्स। ये क्या होता है, हमारे पास कोई नेचुरल नंबर होता है कि हमें एक नेचुरल नंबर मिल रहा है जिसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो so that कि सीक्वेंस लाइज आफ्टरवर्ड कंप्लीटली इन द एप्सिलॉन ट्यूब, जैसा अब ये फिगर में दिखाया हुआ है। इस तरह ये थर्ड है। थर्ड में क्या है कि देयर इज आल्सो फॉर अ स्मॉलर एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड इंडेक्स n नॉट सॉरी n1। पहले क्या था, एक n नॉट था, यानी किसी एप्सिलॉन के लिए हमें एक n नॉट नंबर मिल रहा था सच दैट कि जो सीक्वेंस है वो एप्सिलॉन ट्यूब के अंदर ही लाई कर रही थी। वो कह रहा है कि अगर हमें कोई एप्सिलॉन 1 गिवन हो, ये भी ग्रेटर देन 0 हो, तो उसके लिए भी हमें एक n1 मिल जाता है, ठीक है। सो दैट द सीक्वेंस इज आफ्टरवर्ड इनसाइड द एप्सिलॉन ट्यूब। तो सीक्वेंस कुछ देर के बाद इस ट्यूब में फिर भी हमारे पास लाजमी तौर पर मौजूद होती है, ठीक है। तो ये भी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है। ये इस लिमिट को यानी इसकी जो लिमिट है सीक्वेंस की वो a है, तो इसके लिए ये डिफरेंट हमारे पास क्या डेफिनेशन है। इसी तरह फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर आर ओनली फिनाइटली मैनी सीक्वेंस मेंबर्स आउटसाइड द एप्सिलॉन ट्यूब, ठीक है। कुछ हमारे पास क्या होते हैं, यानी टोटली तो इस एप्सिलॉन ट्यूब के अंदर नहीं होते एलिमेंट्स, यानी जो होती है कुछ हमारे पास पोर्शन होता है सीक्वेंस का वो टोटली इस एप्सिलॉन ट्यूब के अंदर ही होता है। लेकिन वो कह रहा है कि जो ओनली फिनाइटली मैनी टर्म्स यानी जो होती हैं मैनी सीक्वेंस मेंबर्स आउटसाइड द एप्सिलॉन ट्यूब, यानी कोई ज़्यादातर क्या होती हैं ये आउटसाइड ऑफ ट्यूब होती हैं, और कुछ क्या होती हैं यानी जो थोड़े बहुत होते हैं नंबर्स यानी वो सीक्वेंस के एलिमेंट्स वो इस एप्सिलॉन ट्यूब के अंदर होते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन कोई यानी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर। यहाँ तो आपको समझाने के लिए इस ट्यूब को थोड़ा सा हमने बड़ा बना दिया, लेकिन जो एप्सिलॉन है ये बहुत ही छोटा नंबर होता है।
तो जो ट्यूब होगी वो बहुत ही स्मॉल होगी, तो यानी मोस्टली जो पोर्शन होगा वो आउटसाइड ऑफ ट्यूब होगा, कुछ यानी टर्म्स होंगी वो इस एप्सिलॉन ट्यूब के अंदर ही लाई करेंगे। तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं लिमिट की, कि जो ये हमारे पास है लिमिट, उसकी जो लिमिट है यानी सीक्वेंस है उसकी लिमिट ए है। आगे हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन स्टडी करते हैं। पर प्रॉपर डेफिनेशन है कि सीक्वेंस लिमिट क्या होती है सीक्वेंस की। A sequence x in R is said to be converge to x belongs to R, यानी जो सीक्वेंस है x ये कन्वर्ज करती है x को, ठीक है, x किससे बिलोंग कर रहा है, ये R से बिलोंग, यानी इस नंबर को कन्वर्ज करती है। R x is said to be limit of this sequence if for every epsilon greater than 0, यानी हमें epsilon is greater than 0 there exists a natural number k epsilon, जिस तरह हमने प्रीवियस फिगर में देखा था कि हमें एक n नॉट मिल रहा था, n नॉट, यहाँ पर हमें k epsilon मिल रहा है, तो ये भी एक नेचुरल नंबर ही है, ठीक है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है कि हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k एप्सिलॉन, ठीक है, यानी इस नेचुरल नंबर से हम ये जितने भी बड़े नंबर्स लेंगे, द टर्म एक्स एन सेटिस्फाइंग दिस। अब ये स्टूडेंट्स क्या है, एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन डेल्टा, सॉरी एप्सिलॉन, ये हमें वही ट्यूब मिल रही है जो कि हमने प्रीवियस देखा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या थी, ट्यूब थी। तो ये जो है स्टूडेंट्स ये हमें एज अ ट्यूब के तौर पर चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं, यानी देखें अगर मैं n इज ग्रेटर देन इक्वल देन n नॉट, इसको अगर हम n नॉट कह लें, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम प्रीवियस फिगर पर जाएं तो देखें, यहाँ पर इस फिगर को देखें, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है कि अगर हमें एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो, अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 गिवन हो, तो पहले इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है कि ये चीज़, अब इस चीज़ के बारे में हम देख लेते हैं, ये चीज़ क्या है। ये हमारे पास है कि a प्लस यानी a इज ग्रेटर देन इक्वल देन a प्लस एप्सिलॉन और लेस देन a माइनस एप्सिलॉन। ये स्टूडेंट आप इस तरह भी लिख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। अब देखिए हमें अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 हो, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा, यहाँ पर n नॉट है, लेकिन डेफिनेशन में यहाँ पर हमें k into एप्सिलॉन था, ये भी एक हमें नेचुरल नंबर मिल रहा था, सच दैट कि अगर आप n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल देन k, इसका क्या मतलब है, यानी हम यहाँ से n की वैल्यूज लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ये सारे क्या हैं, ये अगर आप समझ लें ये हमें n है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, n है। तो देखें अब ये तो हमें k मिला ना स्टूडेंट्स, यानी k ऑफ एप्सिलॉन, तो इससे अगर आप बड़ी वैल्यूज लेते हैं, n क्या है, ग्रेटर देन k है, यानी n अगर आप इस ट्यूब में से कोई भी अगर आप n लेते हैं तो हमें ये क्या मिलता है स्टूडेंट्स, हमें ये मिलता है, हमारे पास एप्सिलॉन ट्यूब मिलती है। देखिए ये हमें एप्सिलॉन ट्यूब मिल रही है, ये देखिए अगर आप n ग्रेटर देन k लेते हैं तो हमें इसके लिए एक ट्यूब मिलती है, इसके लिए हम किसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन ट्यूब कहते हैं। यह हम जो प्रीवियस फिगर में है हमारे पास जो डेफिनेशन में है वो यहाँ पर ये है कि एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ इस चीज़ को, एक्स एन माइनस एक्स का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सपेंड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि एक्स एन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से अगर हम x को
मिटाना चाहें यहाँ से तो ये बन जाएगा एक्स एन इज ग्रेटर देन एक्स माइनस एप्सिलॉन और लेस देन एक्स प्लस एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास एक ट्यूब बनेगी। क्या बनेगी? ट्यूब बनेगी। तो यहाँ पर जो x है स्टूडेंट्स, ये इसकी लिमिट है। ठीक है, क्या है? x क्या है? लिमिट है। देखें, ये तो हमें ट्यूब मिल रही है ना, ये x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, ये हमें स्टूडेंट्स क्या मिल रही है? ट्यूब मिल रही है। जिस तरह हमने प्रीवियस देखा, ये हमें इस तरह की ट्यूब मिल रही है। तो अगर आप ये फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? एन नॉट कहते हैं, एन नॉट कहते हैं या आप के ऑफ एप्सिलॉन कहते हैं। तो अगर आप एन यहाँ से कोई भी नंबर्स लेंगे स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमें एक ट्यूब मिलेगी जिसके अंदर जो होगी सीक्वेंस लाजमी तौर पर लाई करेगी। तो अगर हमें एक ऐसी ट्यूब मिलती है कि मोस्टली यानी सीक्वेंस का कुछ पार्ट भी अगर इस ट्यूब में लाई कर जाता है, देन वो सीक्वेंस क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, वो सीक्वेंस क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। तो ये स्टूडेंट जो यहाँ पर जो फिगर है, ये अगर हमें ट्यूब मिल रही है तो ये क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस, या इसकी जो लिमिट है सीक्वेंस की वो ए है, यानी इस लिमिट को क्या करिए? सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। तो ये हमें कन्वर्जेंट की ही हमें क्या मिलेगी? हमें डेफिनेशन मिलेगी। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इस चीज़ का भी वही मिलेगा जो कभी आपको मैं बता चुका हूँ। तो हमें अगर इफ अ सीक्वेंस हैज अ लिमिट वी से दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो अगर हम सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो मीन वो सीक्वेंस क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो सीक्वेंस क्या होगी? डाइवर्जेंट। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट है नोट है द नोटेशन k of epsilon where choice of k depends on value of epsilon। ठीक है, जो k की जो स्टूडेंट हमारे पास है चॉइस है, यहाँ पर हम जो भी नंबर चूज करते हैं ये एप्सिलॉन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि यहाँ पर आगे हम जो भी एग्जाम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि हम एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग ही हम के की वैल्यू चूज करते हैं। ठीक है, के की वैल्यू हम क्या करते हैं कि एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग ही चूज करते हैं। जो के होता है वो एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर जो नोटेशन है के ऑफ एप्सिलॉन where choice of k depends on value of epsilon. In most cases, a small value of epsilon require a large value of k। ठीक है, तो जब हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें जब हम एप्सिलॉन की छोटी सी वैल्यू लेंगे, छोटी सी वैल्यू, तो उसके लिए हमें k की बहुत बड़ी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब हमें k की बड़ी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, जब हम एप्सिलॉन की छोटी सी वैल्यू लेंगे, तो ये चीज़ हमें गारंटी देगी, यानी दिस चीज हमें क्या देगी? गारंटी देगी कि जो डिस्टेंस है इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k। तो ये स्टूडेंट मेरे पास थी डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो नेक्स्ट है यहाँ पर कि व्हेन अ सीक्वेंस हैज अ लिमिट x वी राइट लिमिट x, लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज स्मॉल x, या हम इस तरह लिखते हैं लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स। तो ये आप डिफरेंट नोटेशंस हैं लिमिट को डिफाइन करने की, तो इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। समटाइम वो यूज एक्स एन कन्वर्जेस एक्स, इस तरह भी हम लिखते हैं, यानी ये जो सीक्वेंस है ये एक्स को कन्वर्ज कर रही है। एक्स एन अप्रोचेस एक्स एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो जो सीक्वेंस होती है अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो क्या करेगी? एक्स एन ये लिमिट को कन्वर्ज करेगी। जो एक्स है ये इसकी क्या है? लिमिट है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब यूनिकनेस ऑफ लिमिट्स, कि जो लिमिट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होती है? यूनिक होती है। लिमिट क्या होती है? यूनिक। कि आ सीक्वेंस इन आर कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट। ठीक है, जो भी सीक्वेंस आप लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स में, अगर वो कन्वर्जेंट होगी तो उसकी लिमिट क्या होगी? यूनिक होगी, यानी वन लिमिट होगी। अब इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज x dash and x double dash are two limits of this sequence।
ये हमने फॉर एग्जांपल कोई सीक्वेंस ले ली और इसकी एक्स डैश भी लिमिट है और एक्स डबल डैश भी इसकी लिमिट है, ठीक, दोनों लिमिट्स हैं सीक्वेंस की। ये हम यहाँ पर इसको प्रूव कर रहे हैं। अब हम ये शो करेंगे कि जो x1 है, यानी x1 है स्टूडेंट्स, वो जो x डैश है, सॉरी x डैश, वो x डबल डैश के इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल है, यानी से एक ही सीक्वेंस की लिमिट है। और फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट k डैश, ठीक है। अब मैं आपको ये क्लियरली बता चुका हूँ कि अगर कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके लिए हमें k डैश मिलेगा। जिस तरह हम प्रीवियस देख चुके हैं फिगर में, हमें n नॉट मिलता था, साइड दैट कि xn माइनस x डैश लेस देन इक्वल देन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। ये हमने कोई एप्सिलॉन ले लिया, ठीक है, ये एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k डैश, ठीक है। अगर n ग्रेटर देन दिस नंबर होगा देन हमें स्टूडेंट्स ये एक ट्यूब मिलेगी, ठीक है, ये हमें एक ट्यूब मिलेगी साइड दैट कि जो सीक्वेंस की कुछ टर्म्स होंगी वो उसी ट्यूब के अंदर लाई करेंगी, यानी ये कन्वर्जेंट की ही डेफिनेशन है। एंड देयर एग्जिस्ट k डबल डैश, अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 है तो हमें k डैश भी मिलेगा और k डबल डैश भी मिल सकता है। देखिए हमें दो ट्यूब्स मिल सकती हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास समझ लें ये k डैश है, तो उसके लिए हमें एक ट्यूब मिली थी। तो अगर हम कहता हूँ कि यहाँ से हमें एक k डबल डैश भी मिलता है तो उसके लिए भी एक यहाँ से ट्यूब बनती है, ठीक है, ये वाला ट्यूब, साइड दैट कि xn माइनस x डबल डैश इज लेस का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k डैश, ठीक है। ये हमें दो ट्यूब मिल रही है। वी लेट k बी लार्जर देन k डैश एंड k डबल डैश। जो हमें k मिल रहा है स्टूडेंट्स ये दोनों से बड़ा है, यानी k से भी बड़ा है, k डैश से भी बड़ा है, ठीक है, यानी यहाँ पर कोई ये k मिल जाएगी, ये इन दोनों से बड़ी वैल्यू है, तो उसके लिए भी हमें एक ट्यूब मिलेगी, ये ट्यूब। तो देखिए स्टूडेंट जो सीक्वेंस होगी, अब देखें ये सारी क्या, ये फॉर एग्जांपल ये इसकी लिमिट है सीक्वेंस की, तो देखिए कुछ टर्म्स क्या होंगी यहाँ पर भी लाई करेंगी, कुछ टर्म्स इधर भी लाई करेंगी, ये सारी टर्म्स क्या करेंगे इस ट्यूब के अंदर ही लाई करेंगे, जो बड़ी ट्यूब है k डैश। देन फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k डैश वी हैव कि x डैश माइनस x डबल डैश, ठीक है, ये दोनों लिमिट्स हैं, x डैश भी लिमिट है और माइनस x डबल डैश, ये दोनों लिमिट्स हैं, इनका मॉड किसके इक्वल होगा। यहाँ पर हम xn को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो अगर आप मॉड की प्रॉपर्टी यूज करें तो ये लेस देन इक्वल देन होगा दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। ये वैल्यू क्या है, हमारे पास एप्सिलॉन बाय 2 है और ये भी एप्सिलॉन बाय 2 है, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन बन जाएगा, यानी ये जो टोटल है स्टूडेंट्स ये वाला मॉड ये लेस देन एप्सिलॉन आता है। तो अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो मीन जो x डैश है ये कन्वर्ज करेगा x डबल डैश। मीन इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर जब ये यानी फुलफिल हो जाती है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है आता है, तो उसके बाद आप लिख सकते हैं कि x डैश माइनस x डबल डैश इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो x डैश हमें क्या मिल रहा है, x डबल डैश के। यहाँ पर अगर ये स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है, ये स्टूडेंट क्या है, कन्वर्जेंट की है, हमेशा यहाँ पर लेस ही आएगा, अगर लेस आएगा तब हमें यानी ट्यूब मिलेगी, अदरवाइज ये हमें ट्यूब नहीं मिलती, ठीक है। तो अगर हमें कोई एप्सिलॉन ट्यूब मिलनी चाहिए तो उसके लिए स्टूडेंट ये हमारे पास क्या था, लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो सिंस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर वी कंक्लूड दैट कि x डैश माइनस x डबल डैश इज इक्वल टू 0, दिस मींस x डैश इज इक्वल टू x डबल डैश। तो मीन स्टूडेंट्स ये क्या है कि ये दोनों लिमिट्स डिफरेंट नहीं है, ये दोनों एक ही लिमिट है। मीन जो हमने प्रूव करना था कि सीक्वेंस इन आर कैन हैव वन लिमिट, कि जो सीक्वेंस होगी इन आर में उसकी क्या होगी, यूनिक लिमिट होगी, तो आप इसको इस तरह प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम थ्योरम पढ़ेंगे और रिमार्क है कि फॉर x बिलोंग्स टू r एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, तो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ x इज द सेट,
तो ये क्या है, एक्स का हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नेबरहुड है। ठीक है, नेबरहुड स्टूडेंट हमारे पास ट्यूब ही है, जैसे हमें ट्यूब मिल रही थी प्रीवियस फिगर में। तो ये क्या है, एक हमें नेबरहुड मिल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, यहाँ पर अगर आप एक्स है तो ये हमें एक्स के लिए स्टूडेंट क्या मिल रहा है, ये नेबरहुड मिल रहा है। ये सारे क्या है, इसमें नेबरहुड में ही आएंगे। ठीक है, तो ये u बिलोंग्स टू r साइड दैट u माइनस एक्स का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो सिंस u बिलोंग्स टू, देखें u तो अब इस नेबरहुड से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर u नेबरहुड से बिलोंग कर रहा है तो u माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि u इस नेबरहुड से बिलोंग कर रहा है तो मीन ये स्टूडेंट प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, यानी u अब क्या करेगा, इसी ट्यूब के अंदर ही लाई करेगा, तो इज इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है, नेक्स्ट रिमार्क्स शोज द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नेबरहुड एज फॉलोज। तो जिस तरह हम स्टूडेंट हम प्रीवियस पिक्चर्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे जो भी रिमार्क्स थ्योरम आएंगे वो उन्हीं पिक्चर्स के अकॉर्डिंग ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर है कि जो एक्स सीक्वेंस है ये कन्वर्जेस टू एक्स है, यानी अगर सीक्वेंस बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू आर, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्वल। जो सीक्वेंस होगी ये कन्वर्ज करेगी एक्स को। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के। तो इस चीज को हम स्टूडेंट्स बड़े ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं कि हमें के कैसे मिलता है, नेचुरल नंबर में कैसे मिलता है। साइड दैट फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन के द टर्म्स एक्स एन सेटिस्फाइंग। अब ये क्या है, सीक्वेंस की टर्म्स हैं और ये इस चीज को यानी ये सेटिस्फाई कर रही हैं। इसका क्या मतलब होगा कि वो इस ट्यूब के अंदर ही लाई करेंगे। क्या करेंगे, इस ट्यूब के अंदर ही लाई करेंगे जो भी सीक्वेंस है टर्म्स होंगे। ठीक है, एक ये चीज इसका मीनिंग है इन लाइंस का। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब इसका थर्ड पॉइंट है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट आर नेचुरल नंबर k। ठीक है, such that for all n is greater than equal than k the terms x n satisfying। जो हमें प्रीवियस गिवन था कि x n माइनस x का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ पर हमने उसको एक्सपेंड करके लिखा होगा। गिवन है वही डेफिनेशन, लेकिन हमने इसमें इस टर्म को एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिखा होगा। इसका फोर्थ पॉइंट है, फॉर एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड of x there exists natural number k such that for all n is greater than equal than k the x n belongs to this neighborhood। जिस तरह हमने स्टूडेंट्स ट्यूब बनाई थी, तो इस ट्यूब में हमने कहा था कि ये कोई लिमिट पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट, ये कोई लिमिट पॉइंट है, तो ये स्टूडेंट जो टोटल होगा ये वाला एरिया होगा, जितना भी एरिया होगा ये इसका क्या होगा, नेबरहुड। ठीक है, तो जो भी सीक्वेंसेस होंगी स्टूडेंट्स, टर्म्स होंगे सीक्वेंस की टर्म्स, वो इस नेबरहुड के अंदर ही लाई करेंगे। अगर आप इस ये जो हमारे पास है लिमिट, अगर आप इसका नेबरहुड बनाते हैं तो उसमें भी हमारे पास क्या होंगी, सीक्वेंस की टर्म्स लाई करेंगे। जिस तरह हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस फिगर में देख लेते हैं, आपको बता देता क्लियर। जिस तरह देखिए, अगर ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा रेज कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये क्या था, हमारे पास ए था, लिमिट था। अगर मैं इसका नेबरहुड बनाता हूँ तो मेरे पास ये आता है, देखिए एप्सिलॉन नेबरहुड इस ए का, ये आता है ए प्लस एप्सिलॉन और ए माइनस एप्सिलॉन। देख सकते हैं आप, ये जो टर्म्स हैं, ये जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं, ये डॉट्स हैं, ये सारे इस नेबरहुड के अंदर लाई कर रहे हैं। तो वही जो हमने अभी पढ़ा है वो उस चीज की ये डेफिनेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास थे रिमार्क्स थे। अब नेक्स्ट है कुछ एग्जाम्पल, को डिस्कस कर लेते हैं। हमने चेक करना है कि 1/n की जो लिमिट है ये हमारे पास क्या है, 0 है। इसको हमने प्रूव करना है। तो देखें, इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इज गिवन देन 1/एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। देखें, एप्सिलॉन भी हमें कोई पॉजिटिव नंबर था,
तो जब आप एप्सिलॉन को डिवाइड करते हैं यानी 1 ओवर एप्सिलॉन बनाते हैं तो ये भी हमारे पास कोई आता है पॉजिटिव नंबर आता है। बाय आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी, अब ये आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी है कि इफ x बिलोंग्स टू r देन देयर एग्जिस्ट nx। nx भी एक सीक्वेंस है ऑफ नंबर्स। अगर कोई x r से बिलोंग कर रहा है तो हमें एक nx मिलेगा, कोई सीक्वेंस मिलेगी फ्रॉम नेचुरल नंबर्स सच दैट x इज लेस देन इक्वल देन nx। तो ये थी स्टूडेंट हमारे पास आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी। तो अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 हो, अब हम इसको प्रूव करने लगे, इसकी लिमिट क्या है, 0 है। देखिए अगर हमें कोई एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 हो देन 1 ओवर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बाय आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर k सच दैट 1 ओवर k इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है कि यानी हम लिख सकते हैं कि 1 ओवर k, देखिए 1 ओवर k हमारे पास है लेस देन एप्सिलॉन, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर एप्सिलॉन इज लेस देन k। ठीक है, यहाँ पर अगर आप k को इधर ले आए, एप्सिलॉन को इधर ले आए तो ये बन जाएगा k इज ग्रेटर देन 1 ओवर एप्सिलॉन। तो यहाँ पर अगर आप n एप्सिलॉन कोई भी नंबर चूज करेंगे तो ये k उसी पर डिपेंड कर, देखें k एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है ना। देखिए अगर आप फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन में लेता हूँ 1 ओवर 10 लेता हूँ, अब इस 1 ओवर 10 के लिए अब मेरे पास k की क्या वैल्यू आएगी, यानी k इज ग्रेटर देन 1 ओवर 10, तो ये बन जाएगा k इज ग्रेटर देन 10। देखिए 1 ओवर 10 बहुत ही छोटी सी वैल्यू है, तो इस एप्सिलॉन की छोटी सी वैल्यू के लिए हमें k की बहुत बड़ी वैल्यू मिल रही है जो कि गारंटी देगी कि xn माइनस x कमॉड लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। इस चीज की गारंटी के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि जो k होता है, जो भी हम k चूज करते हैं, जो भी हमें नेचुरल में मिलता है, जिस तरह हमने प्रीवियस देखा था पिक्चर में, हमें वहां पर n नॉट मिल रहा था, कोई एप्सिलॉन अगर हम ग्रेटर देन 0 चूज करते थे तो उसके लिए हमें एक n नॉट मिलता था। तो जो n नॉट है स्टूडेंट्स, ये एप्सिलॉन की ही वैल्यू पर डिपेंड करते हैं कि अगर आप एप्सिलॉन की फॉर एग्जांपल मैं 1 ओवर 10 चूज करता हूँ तो उसके लिए मेरे पास जो k होगा या n नॉट होगा वो 10 से ग्रेटर होगा। तो अगर आप n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 10 लेंगे स्टूडेंट्स, यानी आप n क्या करेगा, जो स्मॉल n आप लेंगे, ठीक है, जो आप स्मॉल n होगा स्टूडेंट्स वो उसी ट्यूब के अंदर ही लाई करेगा जो आप ट्यूब बना रहे थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ट्यूब बना देता हूँ वही, तो फॉर एग्जांपल ये मुझे मिला है यहाँ पर k की वैल्यू या n की वैल्यू मिली है, ये मुझे फॉर एग्जांपल 10 मिली है। अगर मैं एप्सिलॉन चूज करता हूँ 1 ओवर 10 जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो उसके लिए देखिए मेरे पास ये n की वैल्यू मिल रही है। तो अगर मैं स्मॉल n यहाँ से लेता हूँ ग्रेटर देन इक्वल देन 10, तो मुझे फिर ये क्या होगी, ये वाली चीज क्या होगी, लाजमी तौर पर सेटिस्फाई होगी कि xn क्या स्टूडेंट्स, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है, और ये क्या है, x है, लिमिट है जिसको कन्वर्ज कर रही है। तो जो भी टर्म्स होंगी स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म्स है, ये क्या है, xn है, तो ये क्या करेंगी कि xn माइनस x, ये हमेशा डिस्टेंस अब क्या होगा, ये सेटिस्फाई लाजमी होगा कि ये 1 ओवर 10 से लेस होगा, यानी ये चीज लाजमी तौर पर सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर ये हम 1 ओवर k इसलिए चूज करें कि ये 1 ओवर k लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये कहाँ से निकला है, यानी k इज ग्रेटर देन 1 ओवर एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया वैल्यू कि 1 ओवर k इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी हमें बाय यूजिंग श्मिट प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास 1 ओवर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 हो तो उसके लिए हमें एक k मिलेगा सच दैट 1 ओवर k इज लेस देन एप्सिलॉन। ये चीज आपको भी समझ आ चुकी होगी कि हमने कैसे भी बनाया कि 1 ओवर k इज लेस देन एप्सिलॉन, देन n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k, वही है, देखें यहाँ पर था कि n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k,
तो दिस इम्प्लाइज अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा 1/n इज लेस देन इक्वल देन 1/k, और 1/k क्या था स्टूडेंट्स, ये लेस देन एप्सिलॉन था। देखिए यहाँ पर अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k, तो यहाँ से मिलता है 1/n इज लेस देन इक्वल देन 1/k। तो 1/k हमें यहाँ से क्या मिला है, लेस देन एप्सिलॉन, तो ये मिल जाएगा 1/n इज लेस देन इक्वल देन 1/k, 1/k इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, कंसिक्वेंटली इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल देन n, देन देखें अब ये हमने ले ली स्टूडेंट्स xn। ठीक है, ये क्या है xn, और ये क्या थी, इसकी लिमिट थी, इसको आप कह लें x, कि xn माइनस x का मॉड देखें ये क्या आता है 1/n आता है, तो 1/n इज लेस देन इक्वल देन 1/k, तो 1/k इज लेस देन एप्सिलॉन। इन टोटल क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, ये चीज सेटिस्फाई हो रही है ना, xn माइनस x का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है मीन दिस जीरो इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, तो सीक्वेंस कन्वर्जेस टू जीरो। तो देखिए हमें पढ़ा था अभी कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है और ये कन्वर्ज कर रही है जीरो, तो इस तरह आप ये शो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पर एग्जांपल है कि 1/n² प्लस 1, यानी हमें क्या गिवन है 1/n² प्लस 1, ये हमने शो करना है स्टूडेंट्स कि ये इसकी जो लिमिट है ये कन्वर्ट करता है जीरो को एज n अप्रोच करे इन्फिनिटी, ये हमने भी शो करना। देखें अगर हमें एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो हो, टू फाइंड के वी फर्स्ट ऑब्जर्व दैट n बिलोंग्स टू n, दिस देखें ये 1/n² प्लस 1 है, ये लेस देन होता है 1/n² से, और ये लेस देन होता है 1/n से। इसको इक्वेशन नंबर स्टेरिक कह लें। अगर स्टूडेंट्स n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, उस सूरत में 1/n² प्लस 1 ये लेस होता है 1/n² से, और ये लेस देन इक्वल होता है 1/n से। ये आप चेक कर सकते हैं, कोई भी अगर आप नेचुरल नंबर पुट कर लें इसके लिए ये चीज़ होल्ड करेगी। तो चूज k such that 1/k इज लेस देन एप्सिलॉन, तो ये भी आपको भी चीज़ क्लियर होगी, हमने प्रीवियस अभी इस चीज़ को ब्रीफली डिस्कस किया कि हम वो चूज करेंगे k such that k 1/k is less than epsilon, then n is greater than equal than k, this means 1/n is less than equal than 1/k, or 1/k is less than epsilon, तो means 1/n is less than epsilon। तो अब देखिए अब यहाँ से हमने ये xn ले लिया और ये x ले लिया, तो xn माइनस x देखें ये आता है 1/n² प्लस 1 आता है, तो हमने देखा कि 1/n² प्लस 1 ये लेस देन होता है 1/n² से, और 1/n² इज लेस देन इक्वल देन 1/n, और 1/n हमने यहाँ से देखा कि ये इक्वल लेस देन होता है एप्सिलॉन से। तो मीन ये हमारे पास क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है कि xn माइनस x का मॉड अगर ये सेटिस्फाई होता है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, देन द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज जीरो। मीन मतलब ये होगा कि जो ये x होगा, जिसको हमने भी x कहा है, तो x क्या है, जीरो है, तो जीरो इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी और ये जीरो का क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसकी थर्ड एग्जांपल थी लिमिट 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1 इज इक्वल टू 3। हमने ये शो करना है कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है, 3 है, या ये 3 को कन्वर्ट करते हैं। देखिए अगर हम एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 चूज करते हैं, वी वांट टू ऑब्टेन दिस, तो हमें ये चीज़ हमने ऑब्टेन करनी है, हमने ये चीज़ हासिल करनी है कि xn, ये xn है माइनस x मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ये हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, हासिल करना है। तो देखिए अब इस चीज़ का अगर हम इस वैल्यू को देखें, अंदर वाली वैल्यू को xn माइनस x, इसका मॉड देखें तो ये आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलसीएम अगर आप लें तो ये आता है हमारे पास n प्लस 1 आता है, तो ये बन जाएगा अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखें यहाँ पर, सॉरी ये बन जाएगा अब
3n+2 बन जाएगा, ये 3n+2 और ये बन जाएगा -3n -3 बन जाएगा। तो देखें 3n से 3n कैंसिल और ये बन जाएगा -1/n+1, इसका मॉड इक्वल आता है 1/n+1 और ये लेस होता है 1/n से, और 1/n पता है हमें ये लेस होगा अब एप्सिलॉन से। ठीक है, अगर n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है देन दिस स्टूडेंट्स क्या करेगी, ये चीज होल्ड करेगी। ठीक है, तो इफ 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन सेटिस्फाइड देन इक्वेशन 1 होल्ड। तो ये जो हमने इक्वेशन 1 है ये हमें ये चीज होल्ड करेगी। अगर 1/n is less than epsilon हो जाए then this one hold. Thus if 1/k is less than epsilon then for all n is greater than equal than k we have 1/n is less than equal than 1/k or 1/k is less than epsilon. This implies 1/n is less than epsilon and hence 1 hold. Therefore limit of this sequence is 3. तो इसका मतलब होगा कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो क्या होगी, 3। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर।